प्रिय विद्यार्थियों, हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और अब तक हम देख चुके हैं कि भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना हो चुकी है और तुर्क सत्ता का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक 1210 ईस्वी में घोड़े से गिरकर मर गया। लाहौर में चौगान खेल रहा था और उसके साथ यह दुर्घटना हो गई। उसके बाद उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा। वह कुछ महीनों तक ही सुल्तान रह सका, योग्य नहीं था। तो सरदारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और कभी गुलाम रहे इल्तुतमिश को बदायूं से आमंत्रित किया। बदायूं का हाकिम था वह, और कहा कि भाई ये गद्दी आप संभालिए। इल्तुतमिश ने आराम से आराम शाह को अपदस्थ कर दिया और सुल्तान बन गया। इल्तुतमिश के सामने भी बहुत सारी कठिनाइयां थी। विरोधी तुर्क सरदार सक्रिय थे। उनके दिमाग में कुछ बातें थी। कुछ सरदारों का ये कहना था कि आज यदि इल्तुतमिश गुलाम नहीं है तो क्या हुआ, कभी तो गुलाम था, और गुलाम रहा व्यक्ति सुल्तान नहीं बनना चाहिए। कुछ का कहना था कि मुइजुद्दीन बिन साम के खानदान से कोई सुल्तान होना चाहिए। ऐसे सरदार मुइज्जी सरदार कहलाते थे। मुइजुद्दीन बिन साम का मतलब मोहम्मद गोरी। कुछ का कहना था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के खानदान से ही कोई सुल्तान बनना चाहिए। ऐसे सरदार कुतुबी सरदार कहलाते थे। असल में वे जो बातें करते थे वे बातें बहाने थी। सब सरदार अपना अपना प्रभुत्व सत्ता में चाहते थे और उनकी इच्छा के अनुसार उनके अपने अनुपात में उनको जब सत्ता में भागीदारी नहीं मिलती थी तो वे इस तरह की बातें करते थे। लेकिन इल्तुतमिश ने एक एक करके इन सरदारों को पीछे धकेल दिया। आप देखेंगे कि वह अपने पक्ष के सरदारों का एक गुट भी बनाता है, चेहलागान, जिसको चालीसा भी कहा गया है। इस तरह से अपने सरदारों से निपटते निपटते और इल्तुतमिश ने बदायूं, अवध, बनारस, शिवालिक का एरिया, दिल्ली, अपना एक अच्छा खासा विस्तार कर लिया। अब सारे ही अमीरों को तो मारा नहीं जा सकता या उनको पराजित करके किसी कोने में नहीं धकेला जा सकता।
कुछ को राजी भी करना पड़ता है, तो कुछ को दायित्व देके, जिम्मेदारी देके और अपने राज्य के विभिन्न भागों में उसने भेज दिया। एक समस्या ताजुद्दीन याल्दोज की थी, जो मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी होने का दावा करता था, और इस समय तो वह अपना दावा सही भी सिद्ध कर रहा था। और वह कहता था कि चूंकि मैं मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी हूं, इसलिए हिंदुस्तान भी मेरा है। इस समय इल्तुतमिश ने बड़ी समझदारी से काम लिया। उसने यल्दूज को एक पत्र लिखा कि आप मुझे दिल्ली का सुल्तान स्वीकार कर लीजिए। तो याल्दोज ने भी यही उचित समझा कि इसे दिल्ली का सुल्तान तो स्वीकार कर ले, लेकिन अपने अधीन स्वीकार कर ले। तो उसने चतुराई से राज चिन्ह भेज दिए कि ठीक है, आप हमारी तरफ से दिल्ली के सुल्तान हैं। इल्तुतमिश ने उस समय कुछ नहीं कहा, कोई प्रतिरोध नहीं किया और उन चिन्हों को स्वीकार कर लिया। वह उचित समय की प्रतीक्षा करने लगा जब याल्दूज को जवाब दिया जाएगा, क्योंकि यह समय उसका मोहम्मद गोरी के किसी उत्तराधिकारी से लड़ने का नहीं था। यह समय उसका अपने आप को सुदृढ़ करने का था, जो उसने किया भी। 1215 ईस्वी में ख्वारिज्म के शाह से पराजित होकर याल्दोज लाहौर भाग आया और उसने थानेश्वर तक पंजाब के प्रदेश पर अधिकार कर लिया और दिल्ली के सिंहासन पर अपना दावा जताने लगा कि लो, अब हम आए हैं, आपके मालिक जिसके आप अधीन हो, तो आप गद्दी खाली कर दीजिए। अब इल्तुतमिश के समझ में आ गया कि अब लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यद्यपि इसके पहले याल्दोज के सैनिकों ने नासिरुद्दीन कुबाचा के क्षेत्र में लाहौर और पंजाब के कुछ इलाकों को छीन भी लिया था दखल करके कुबाचा के क्षेत्र में, तब भी इल्तुतमिश बोला नहीं। लेकिन अब तो बोलना जरूरी हो गया, तो वो दिल्ली से एक सेना लेकर निकला। देखिए, यह सेना नासिरुद्दीन कुबाचा के लिए लेकर नहीं गया। वह फायदा कुबाचा को भी हो रहा है, उसका शत्रु भाग जाएगा, लेकिन इल्तुतमिश का जो मुख्य उद्देश्य था वो अपने आप को सुरक्षित करना था। और एक दूसरा उद्देश्य भी पूरा हो रहा था, वह यह कि कुबाचा के मन में यह बात अच्छी तरह से बैठ जाए कि वह भले ही अपने आप को सुल्तान मानता हो, लेकिन वह है इल्तुतमिश के अधीनस्थ ही। तो तराइन के मैदान में याल्दूज और इल्तुतमिश का युद्ध हुआ। याल्दूज हार गया, उसको कैद कर लिया गया, बदायूं में उसको बंदी रखा गया, उसको फटे पुराने कपड़े पहनाकर बदायूं भेजने से पहले दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया। ये घुमाए जाने का मतलब आप समझते हैं। और बाद में उसकी हत्या कर दी गई, मार दिया गया उसको। तो उसको दो फायदे हो गए इल्तुतमिश को याल्दूज के हारने से।
एक तो जो उसकी गद्दी पर दावा कर रहा था वह व्यक्ति नहीं रहा, और दूसरा गजनी में याल्दोज के बाद जो लोग संघर्ष कर रहे थे सत्ता के लिए, उनको भी समझ में आ गया कि हिंदुस्तान की तरफ मुंह करना फायदे का सौदा नहीं है। तो बाद में गजनी की तरफ से कोई चुनौती आई ही नहीं। लेकिन जिस नासिरुद्दीन कुबाचा की सहायता की इल्तुतमिश ने याल्दोज के खिलाफ, वह एक स्वतंत्र सुल्तान की तरह व्यवहार करने लगा। वह भी मोहम्मद गोरी का दास था, उससे उच्च की सूबेदारी दी गई थी उस समय, और उस समय उसने अपना क्षेत्र विस्तार कर लिया था काफी। मुल्तान, सिविस्तान, देवल का प्रदेश सागर को छूता हुआ, सिंध, फिर बाद में सरहिंद, कोहराम, सरस्वती तक या सुरसती कहते हैं, वहां तक वह आ गया। मिन्हास लिखता है तबकाते नासिरी में कि वह भी बड़ा चतुर व्यक्ति था, अनुभवी था और समझता था, परिस्थिति की नजाकत समझता था। इसलिए उसने, आपको यदि ध्यान है तो, कुतुबुद्दीन ऐबक की भी अधीनता स्वीकार कर ली थी, और इल्तुतमिश से भी वह दबकर ही रहा था प्रारंभ में तो, लेकिन बाद में उसे लगा कि ऐसे काम चलेगा नहीं, है ना। तो ये कुबेचा वो आदमी है जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक की 2 बेटियों से शादी की थी, और परिस्थिति ऐसी बनी कि उसके सामने एक चुनौती खड़ी हुई ताजुद्दीन याल्दोज की। उस चुनौती को झेला इल्तुतमिश ने। तो जैसे ही याल्दोज का मामला निपटाकर इल्तुतमिश वापस आया, पीछे से उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। लेकिन इल्तुतमिश ने लाहौर वापस ले लिया और कुबाचा को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया, और अपने बेटे नासिरुद्दीन महमूद को लाहौर का शासक नियुक्त किया। लेकिन नासिरुद्दीन कुबाचा पूरा खत्म नहीं हुआ था। उसके पास मुल्तान, कच्छ, सिंध और देवल का प्रदेश अब भी था। हालांकि उसने अधीनता तो स्वीकार कर ली थी इल्तुतमिश की, लेकिन अगले 10 साल तक वह एक तरह से लाहौर के बिना एक आजाद शासक की तरह व्यवहार करता रहा, और इल्तुतमिश को हमेशा ही यह भय रहा कि यह आदमी कहीं कोई संकट खड़ा न कर दे। इसी समय क्या हुआ कि एक व्यक्ति जलालुद्दीन मांगबरनी भारत आया। ख्वारिज्म का शाह था, और मंगोलों के डर से जब मंगोलों ने उसे हरा दिया तो वह भारत आया।
और उसने नासिरुद्दीन कुबाचा के राज्य को बहुत लूटा। जब उसे समाचार मिला कि खुरासान में उसके समर्थक बढ़ रहे हैं तो वह वापस भी लौट गया सिंधु नदी पार करके। लेकिन इन पीछे से फिर आए मंगोल जो उसके पीछे थे, तो उन्होंने कुबाचा का बड़ा नुकसान किया। इसी बीच अनेक खिलजी सरदार भी भारत की सीमा में घुस गए थे, सीमावर्ती क्षेत्र में। तो उनकी तरफ से भी कुबाचा के सामने चुनौती खड़ी हो रही थी। तो कुबाचा की हालत खराब हो गई थी। अब वो अपना पूरा ध्यान दूसरे क्षेत्रों को छोड़कर और मुल्तान, उच्च और लाहौर की ओर देने लगा। इल्तुतमिश यह सब देख रहा था। उसने देखा कि कुबाचा खिलजियों के दबाव से और मंगोलों के दबाव से कमजोर पड़ रहा है, तो उसने एक सेना भेज दी और मुल्तान पर धावा बोल दिया। कुबाचा वहां से पलायन कर गया। उच्च के किले पर भी सुल्तान का अधिकार हो गया। कुबाचा ने संधि का प्रस्ताव रखा, लेकिन वह प्रस्ताव ठुकरा दिया गया क्योंकि इल्तुतमिश उसे पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था। तो कुबाचा को यह शंका होने लगी कि उसके साथ कहीं वैसा व्यवहार न हो जाए जैसा ताजुद्दीन याल्दोज के साथ हुआ था। तो उसने देखा कि अब भाग चलते हैं। वो अपने कुछ साथियों के साथ बैठकर उसने और नाव से सिंधु नदी पार करने की कोशिश की और वह बीच में ही डुबो दिया गया। वो मिन्हास ने तबकाते नासिरी में एक जगह तो लिखा है डुबो दिया गया और एक जगह लिखा है कि वह खुद ही सिंधु नदी में डूब गया। इस तरह से ताजुद्दीन याल्दोज के बाद एक और शत्रु, एक और प्रतिद्वंद्वी कहना चाहिए, इल्तुतमिश का खत्म हो गया। लेकिन मंगोलों के आक्रमण का भय बना हुआ था। ये 1221 की बात है और मंगोलों से अपने राज्य को वह सुरक्षित कैसे करे, क्योंकि मंगोल तो बड़े खतरनाक होते थे। चंगेज खां मंगोल योद्धाओं में से ही एक था और उसने गोभी के मैदान और एशिया के घास की मैदान की बर्बर जातियों को इकट्ठा किया और बिजली की गति से मध्य और पश्चिमी एशिया के देशों को रौंद दिया था उसने। ख्वारिज्म का अंतिम शाह था जलालुद्दीन मांगबरनी, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। उस पे हमला किया इन्होंने तो वह भारत भाग आया, भारत की ओर भाग आया। लेकिन चंगेज खां ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने जलालुद्दीन ने सिंधु नदी के तट पर अपना डेरा डाला और मंगोलों से लड़ाई करने को तैयार हो गया। मंगोल बड़े ही बर्बर योद्धा थे। एक विद्वान हुए हैं हावर्थ,
उनकी किताब है हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स। उसका जो पहला भाग है उसमें उन्होंने मंगोलों के नेता कुतलू खां का वर्णन किया है। कोई इसको कुतलू खां कहता है, कोई कुतुल खां कहता है। अब वो वर्णन आप सुन लीजिए, आप समझ जाएंगे कि ये लोग कितने खतरनाक थे। और वर्णन में अतिशयोक्तियां हो सकती हैं, लेकिन है रोचक यह वर्णन। तो ये एक अनुच्छेद मैं आपको सुना रहा हूं, इसकी खास खास बातें कि कुतलू खां के कंठ स्वर की समानता पर्वतों में होने वाले वज्र निर्घोष से की जाती है। उसके हाथ भालू के पंजों के समान बलवान थे और उनसे वह बाण की भांति किसी भी आदमी के 2 टुकड़े सरलता से कर सकता था। जाड़े के दिनों में वह विशाल भट्टी के पास नंगा सोया रहता था और आग से निकले स्फुलिंगों की तनिक भी चिंता नहीं करता था। जागने पर आग से पड़े हुए दागों को कीड़ों का काटा हुआ समझता था। वह प्रतिदिन 1 भेड़ खाता था और प्रचुर परिमाण में कुमी, इन घोड़ों का पकाया हुआ दूध पीता था। मंगोलों की दृष्टि में मनुष्यों के प्राणों का कुछ भी महत्व न था। अपने वचनों की उन्हें कुछ भी चिंता नहीं रहती थी और अपनी पवित्रतम प्रतिज्ञाओं को भी वे निसंकोच भंग कर देते थे और क्रुद्ध किए जाने पर अथवा प्रकृतिस्थ होने पर भी वे नृशंस अत्याचार करने में नहीं चूकते थे। इस वर्णन से आप मंगोलों के स्वभाव का अनुमान लगा सकते हैं। इन्हीं में से चंगेज खां निकला था। तो जब मांगबरनी सिंधु नदी के तट पर तैयार हो गया मंगोलों से लड़ने के लिए कि अब मंगोल यहां आएंगे तो लड़ेंगे, तब उसने इल्तुतमिश के पास अपना एक दूत भेजा। दूत भेजकर कहा, भाई ये मंगोल आ रहे हैं और इनसे मुकाबला करने में आप मेरी मदद कीजिए। आप भी मुसलमान और हम भी मुसलमान। अब इल्तुतमिश के सामने समस्या खड़ी हो गई। यदि वह जलालुद्दीन मांगबरनी की सहायता करता है तो मंगोल उसके बिना मतलब ही शत्रु हो जाएंगे। यद्यपि इसका मतलब यह नहीं था कि यदि वो जलालुद्दीन की सहायता नहीं करे तो मंगोल उसके शत्रु नहीं होंगे। ये कोई नियम नहीं है। राजनीति में परिस्थितियां मायने रखती है। तो दूसरी बात यह कि यदि वो जलालुद्दीन की सहायता के लिए इनकार करता है तो थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता। एक अशोभनीय सी बात होती है कि एक मुस्लिम ने दूसरे मुस्लिम का साथ नहीं दिया, जबकि उस पर बहुत बड़ा संकट था। राजनीति यह भी कहती है कि इस समय जलालुद्दीन के साथ मिलकर उसे मंगोलों को हरा देना चाहिए था, लेकिन नहीं हरा पाता तो, और उनको हरा देता तो जलालुद्दीन शक्तिशाली हो जाता, वह परेशान करता। तो ऐसे समय में समझदारी से काम लिया जाता है। तो इल्तुतमिश ने यही ठीक समझा कि भाई मंगोलों से दुश्मनी करने में फायदा नहीं है। वो जब आगे कभी लड़ेंगे तब देखा जाएगा, पता नहीं लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, कहाँ व्यस्त हो जाएंगे जाके। तो उसने जलालुद्दीन मांगबरनी के दूत को तो मरवा डाला। मैसेज, संदेश क्या गया आप समझ जाइए। और एक समाचार भेज दिया उसको अपनी तरफ से कि भाई हम आपकी सहायता भी कर दें, हम आपको भारत की शरण में ले लें, लेकिन दिल्ली का जो मौसम है वह आपके लिए ठीक नहीं है।
या दिल्ली का क्लाइमेट आपके लिए ठीक नहीं है, चलो दिल्ली का वेदर आपके लिए ठीक नहीं है, कि बजाय ये कहना ठीक है कि दिल्ली का क्लाइमेट आपके लिए ठीक नहीं है। मौसम तो एक दिन का भी हो सकता है। उधर जब ये समाचार जलालुद्दीन को मिला तो जलालुद्दीन वापस लौट गया। मंगोलों से जो उसका हुआ वो मामला निपट गया था। अब जलालुद्दीन ने वहां क्या किया है कि अपनी सेना को 3 भागों में बांटा, और मैंने कहा ना मामला कैसे निपटा वो बता रहा हूं। चंगेज खां पर हमला भी किया उसने। वो क्या करता है, हिंदुस्तान से तो उसको कोई मदद मिल नहीं रही थी, तो लड़ना तो उसको जरूरी था, लेकिन वह आखिर में हार गया और अपने परिवार को भाग्य के भरोसे छोड़ के और शत्रुओं के बाणों के बरसने के बीच में अपना घोड़ा उसने सिंधु नदी में उतार दिया और उसको पार कर लिया। फिर खोखरों ने उसका सहयोग किया, उनके साथ मिलकर नासिरुद्दीन कुबाचा पर उसने हमला किया, मुल्तान को जीता। पंजाब और सिंध में भी उसने थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाया। फिर बाद में जब उसको पता चला कि खुरासान में उसके समर्थकों की संख्या बढ़ रही है, तो वह वापस लौट गया कि चलो वहीं अपना राज्य पुनर्स्थापित करते हैं। और वहाँ उस समय के बाद में उसकी हत्या हो गई। और मंगोलों को यहाँ बहुत गर्मी लगी भारत में। वो हालांकि गर्मी सर्दी की परवाह नहीं करते थे, लेकिन उनको ये क्लाइमेट सूट नहीं हुआ और वो चले गए। तो इस तरह से इल्तुतमिश को मंगोलों के संकट से मुक्ति मिली। मंगोलों के कारण जो मांगबरनी का संकट पैदा हुआ था उससे भी मुक्ति मिली। पंजाब में खोखर परेशान कर रहे थे, तो इल्तुतमिश ने उनसे मुकाबला किया और उनको हरा दिया। बंगाल में अली मर्दान खान ने कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद में खुद को स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया था, शाही चिन्ह धारण कर लिए थे। लेकिन अली मर्दान खान क्रूर व्यक्ति था, तो उसकी क्रूरता से असंतुष्ट जो सरदार थे वहां के खिलजी सरदार, उन्होंने उसको मार दिया और हिसामुद्दीन एवाज को गद्दी पर बिठाया। वो गयासुद्दीन के नाम से सुल्तान बन गया। उसने बिहार को जीत लिया, कई हिंदू राजाओं को उसने हरा दिया, लूट लिया। उसने लखनऊती को अपनी राजधानी बनाया, किला भी बनवाया, और थोड़ा व्यवहार कुशल था, इसलिए चारों तरफ से लोग आकर उससे जुड़ने भी लगे। अब जब पश्चिमी सीमा से सुरक्षित हो गया मंगोलों से, नासिरुद्दीन कुबाचा से का केस जब निपट गया, तो फिर उसने पूर्व की तरफ ध्यान दिया इल्तुतमिश ने। तो वह दक्षिण बिहार को जीतकर 1225 ईस्वी में बंगाल की ओर निकला। हिसामुद्दीन ऐवाज ने युद्ध की तैयारी की, लेकिन उसे लगा कि इल्तुतमिश से निपट नहीं पाएंगे, तो उसने समझदारी से काम लेते हुए और अधीनता स्वीकार कर ली इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश ने अपने साथी मलिक जानी को बिहार का गवर्नर बनाया और वहां से लौट आया। जैसे ही वह लौटा, वो जो हिसामुद्दीन ऐवाज है वो फिर सक्रिय हो गया, संधि की शर्तों की अवहेलना की। तो अवध संभाल रहा था इस समय उसका बेटा नासिरुद्दीन महमूद, उसको कहा कि तुम जाओ और ऐवाज से निपटो। वह गया और सफल रहा, कुल मिला के सफल रहा। इसी दौरान 1229 में इस नासिरुद्दीन महमूद की मौत हो गई। बंगाल में फिर बगावत हो गई।
एक था मलिक इख्तियारुद्दीन बल्का खिलजी, उसने बंगाल पे कब्जा कर लिया। इल्तुतमिश ने 1230 में दूसरी बार हमला किया था बंगाल में और इख्तियारुद्दीन मारा गया। इस तरह से बंगाल उसके पास आ गया। खलीफा से उसने मान्यता ली, बगदाद के खलीफा से उसको शासन करने के अधिकार का एक पत्र मिल गया। वह पहला सुल्तान था जिसने खलीफा से मान्यता ली है। यानी इस्लाम के सर्वोच्च धार्मिक नेता से सुल्तान की उपाधि ली है उसने, पहला शासक था। तो यह भी उसकी एक सफलता है। सिक्कों पर उस समय जो खलीफा था अल मुतनासिर बिल्ला, उसका नाम भी खोदा जाने लगा। भाई जनता को यह बताना जरूरी है ना कि इल्तुतमिश की शासन करने की रीति क्या है। सुल्तान के लिए लिखा गया, धर्म को मानने वालों का नायक, मजहब को मानने वालों का नायक, उसका सहायक, नायक का सहायक। नाम लिखा नासिर अमीरुल मोमिनीन। सिक्कों के आकार में परिवर्तन किया और खास बात यह है कि इसने शुद्ध अरबी प्रकार के सिक्के डाले। अनेक राजपूत राजाओं से उसने युद्ध किया, रणथंबोर, ग्वालियर, मालवा। जब वह दूसरे इलाकों से थोड़ा फ्री हुआ तो उसने इधर ध्यान दिया। 1226 में रणथंबोर जीता, 1227 में जो शिवालिक पर्वत में जो मंडोर का क्षेत्र है उसको जीता। बहुत धन मिला उसको इन कारनामों से। जालोर, अजमेर, बयाना, सांभर, ये सारे इलाके उसके पास आ गए। लेकिन इस समय भी गुजरात के सोलंकी और नागदा के गहलोत, इन्होंने अपनी स्वतंत्रता को बचा कर रखा, बरकरार रखा। ये ध्यान रखने की बात है। 1231 में वह ग्वालियर विजय के लिए निकला। 11 महीने तक जूझता रहा वहां। वो शासक था मंगलदेव। और किले को जीतने के लिए सुल्तान ने शाही डेरे के द्वार पर धार्मिक उपदेश भी करवाए। 95 सभाएं की, विनाश कहता है उसने। और पूरा एक प्रदर्शन ऐसा किया जैसे कि यह जो भी कर रहा है वह राजनीति के लिए नहीं, मजहब के लिए कर रहा है। खैर आखिर में नवंबर 1232 में यह किला जीत लिया गया। मंगलदेव भाग गया निकल कर वहां से और उसके 700 आदमियों को इसने पकड़ लिया और सभी को अपने सामने ही मरवा दिया इल्तुतमिश ने। इसके बाद में फिर इल्तुतमिश को थोड़ी फुर्सत मिली और उसने अपने आदमियों को अपने आदमियों के पदों का पुनर्वितरण किया, कुछ का प्रमोशन किया, कुछ का डिमोशन किया। उसके बाद में मालवा की ओर बढ़ा 1234 में। भिलसा नगर को जीता और वहां के किले को जीत लिया। लिखा हुआ है कि 105 गज ऊंचा और 300 वर्ष पुराना एक मंदिर नष्ट कर दिया सुल्तान ने। वहां से उज्जैन गया, महाकाल के मंदिर को नुकसान पहुंचाया और बहुत विनाश किया। जो महाकाल की जो पत्थर की प्रतिमा थी और तांबे की तो जो दूसरी प्रतिमाएं थी, उनको वह दिल्ली ले आया, दिल्ली पहुंचा दिया उनको। तो कटहर, दोआब, अवध, बिहार में भी राजपूतों से उसकी लड़ाइयाँ हुई। अंतिम अभियान उसका बयाना पर हुआ और वो उसकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए
वो अभियान उसको बीच में छोड़ना पड़ा। तो इस तरह से हमने ये देखा कि इल्तुतमिश में एक योद्धा के सारे गुण थे और एक कूटनीतिज्ञ के सारे गुण थे। जहां उसे युद्ध करना था उसने युद्ध किए, जहां उसे धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर जलालुद्दीन मांगबरनी की सहायता करनी थी वह नहीं की, और धर्म के नाम पर उसने मंदिरों को और प्रतिमाओं को तोड़ा। यह राजनीति है, यह कूटनीति है, और इसमें सुल्तानों ने अपनी धार्मिक कुंठाओं को, अपनी मजहबी कुंठाओं को दूर करने के मौके जहां मिले वहां उन मौकों का फायदा उठाया और अपने सैनिकों को इस बात के लिए भड़काया कि देखो तुम एक मकसद के लिए लड़ रहे हो, जबकि असली मकसद इसमें हमेशा सुल्तान का होता था। तो इस तरह से इल्तुतमिश के बारे में वही एक प्रश्न खड़ा होगा जो मैंने पिछले व्याख्यानों में भी उठाया था। प्रश्न यह है कि भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक हकदार कौन माना जाना चाहिए? क्या मोहम्मद गोरी, क्या कुतुबुद्दीन ऐबक, या इल्तुतमिश? तो हमने कहा था कि मोहम्मद गोरी ने तो यहाँ कुछ किया नहीं, वह जीता और अपने आदमियों को छोड़कर चला गया, इसलिए उसका तो हम मान नहीं सकते। शुरुआत उसने कर दी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो समस्याएं छोड़कर गया था, अनसुलझी समस्याएं, उन समस्याओं को देखते हुए नहीं लगता कि उसने कुछ कोई स्थापना के काम को कोई आगे बढ़ाया बहुत ज्यादा, क्योंकि उसके सामने जो समस्याएं थी वही इल्तुतमिश के सामने थी। तो फिर उसने विरासत क्या सौंपी? नहीं वह कोई प्रशासनिक प्रबंध कर सका अपने राज्य का। यदि इल्तुतमिश नहीं बनता सुल्तान तो सल्तनत वही नष्ट हो जाती। इल्तुतमिश ने विस्तार भी किया, अपने राज्य की रक्षा भी की, कूटनीति से विरोधियों को परास्त किया, और जहां उसको उन्माद दिखाना था अपने सैनिकों में, वहां उसने उन्माद दिखाया, उनसे अपना काम निकाला। और इस सब के साथ उसने अपने राज्य को एक व्यवस्था देने की कोशिश की। इस आधार पर यह माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। यद्यपि इसका प्रारंभ मोहम्मद गोरी ने किया, इसको बचाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा, लेकिन इसे सुदृढ़ किया, भविष्य के लिए, भविष्य में भी यह बनी रहे इसके इंतजामात किए। खुद योग्य था, शत्रुओं की फूट का फायदा उठाना जानता था, मध्य एशिया में भी अराजकता थी, शासन नीति भी कठोर थी, खुद भी शासन जानता था, 40 तुर्की गुलामों का भी उसको साथ मिला, उसने बनाया, खलीफा ने उसको मान्यता दी,
परिस्थितियां भी उसके साथ रही, लेकिन उसकी योग्यता के कारण ही साथ रही। कोई बहुत ज्यादा साहित्य का और कला का संरक्षक तो वह नहीं था, लेकिन बगदाद से निकाला हुआ एक व्यक्ति था, फखरुल मुल्क उसामी। उसके प्रति इसका व्यवहार ठीक था। उसने मिन्हाजुस सिराज को भी संरक्षण दिया था। दिल्ली में उसने एक इस्लामी स्कूल भी बनाया था और भवन बनाने में भी उसकी रुचि थी कुछ। लेकिन याद रखने की बात यह है कि जो उसका मालिक था, स्वामी था, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने अपने गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में जो कुतुब मीनार बनाना शुरू किया था वह अधूरा रह गया था, तो इसने उसको पूरा करवाया। अब प्रशासन की व्यवस्था में क्या प्रयोग किए इल्तुतमिश ने, यह मैं आपको दिल्ली सल्तनत का प्रशासन पढ़ाऊंगा ना, उस समय बताऊंगा। अभी हम इसी क्रम में आगे चलेंगे। यह जो राजनीतिक घटनाओं का क्रम है, इसी में आगे चलेंगे। और हमारा अगला जो पाठ होगा वह होगा रजिया सुल्तान या रजिया, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। सबसे प्रिय तो उसको नासिरुद्दीन महमूद था, और सब मानते भी यही थे कि यही सुल्तान बनेगा, लेकिन वह मर गया था। तो इसने अपनी बेटी रजिया को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। कहता था मेरे पुत्र योग्य नहीं है। और उस युग में, यद्यपि मैं ये नहीं कहूँगा कि रजिया पहली मुस्लिम शासक थी इस्लाम के इतिहास में, और भी उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन भारत में रजिया पहली सुल्तान बनी। तो उस रजिया ने कैसे गद्दी हासिल की और किस तरह से उसने संघर्ष किया, और एक स्त्री होने के नाते उसको क्या अधिक कष्ट सहने पड़े, इस प्रश्न के उत्तर के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।